केपलर्स लॉज, केपलर ने हमें 3 लॉज दिए थे जोहानस केपलर ने, और तीनों लॉज ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। टाइको ब्राहो ने कुछ बहुत सारी ऑब्जर्वेशन करी थी, उनके बाद उनकी ऑब्जर्वेशन को पढ़ा जोहानस केपलर ने, उन्होंने कुछ लॉज दिए जिनका कोई प्रूफ नहीं है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, उन्होंने बताया, पहली बार ऐसा बताया किसी ने कि प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट हैविंग द सन एट वन ऑफ द फोकाई। तो पहले ये मानते थे सब कि पहले तो अर्थ को सेंटर मानते थे, फिर उसके बाद ऐसा वो जियोसेंट्रिक मॉडल था, अभी हीलियोसेंट्रिक है, यहाँ पे सन सेंटर में है लेकिन सर्कुलर ऑब्जेक्ट ऑर्बिट नहीं है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये हमें केपलर ने बताया। तो उसके लिए भी देखो हमारे पास इस तरीके से अगर इलिप्स होता है तो इलिप्स के 2 फोकाई होते हैं। अब सन इनमें से किसी भी एक पे हो सकता है। लेट्स से यहाँ पर हमारे पास सन है m, और यहाँ पर हमारे पास ये स्मॉल m है जो इस तरीके से इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, यहाँ पर ये इस तरीके से मोशन कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर इलिप्टिकल ऑर्बिट होते हैं और 2 फोकाई होते हैं, दोनों में किसी भी जगह पे सन हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जो पास वाला सबसे नियरेस्ट पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पेरिजी, पेरिजी, और जो सबसे दूर वाला पॉइंट होता है वो होता है एपोजी। ये 2 वर्ड्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट केपलर्स लॉ क्या है। सेकेंड लॉ, द लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। इसमें क्या होगा, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, i.e. the aerial speed of a planet remains constant। किस एरिया की बात हो रही है? मान लो हमारे पास यहाँ पे, पहले तो बताओ सन कहाँ है। सन यहाँ सेंटर में नहीं होगा, सन होता है किसी एक फोकाई पे। ऑलराइट, यहाँ पर जो हमारे पास ऑर्बिट करने वाला सैटेलाइट है वो लेट्स से यहाँ पर था कभी, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर आता है। तो पहली बात तो इसमें एक और चीज़ लिखे, दिस लॉ इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अबाउट द सन। इसका एंगुलर मोमेंटम अगर आप देखो, यहाँ से इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा पा रहे हैं। क्यों करा पा रहे हैं अबाउट सन? क्योंकि इस पे जो भी फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इसी पॉइंट से जा रहा है, तो यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोई टॉर्क नहीं है इसके ऊपर, है ना। अगर मैं सन के अबाउट बात करूँ, टॉर्क नहीं है तो हम एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करा पाएंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2। मैं लिख दूंगा L1 इज इक्वल टू L2। क्यों? क्योंकि टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 0, है ना। L1 की वैल्यू क्या है? यहाँ पर हमारे पास कुछ डिस्टेंस है, लेट्स से दिस डिस्टेंस वाज R1। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास R2 डिस्टेंस इस तरीके से, यहाँ पर वेलोसिटी है v1, यहाँ पर वेलोसिटी है v2। L1 की वैल्यू हो जाएगी, L1 की वैल्यू हो जाएगी mvr, यानी कि m इंटू v1 r1 इज इक्वल टू, इसके लिए एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, m इंटू v2 r2। मास सेम रहता है, तो हमारे पास यहाँ से एक और रिलेशन निकल के आता है, v1 r1 इज इक्वल टू v2 r2। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पर मुझे एरिया की बात करनी है। कौन सा वाले एरिया की बात हो रही है? यहाँ से अगर मैं इस तरीके से एक पोजीशन वेक्टर बनाऊं और थोड़ी देर बाद ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर ने कुछ एरिया है उसको स्वीप कर दिया है, तो ये वाला एरिया जो स्वीप करने की रेट है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। कैसे? यहाँ से जो एरिया बनेगा, तो लेट्स से उसके लिए मैं एक छोटा सा ट्राइंगल बना लेता हूँ। इस R2 को हटाओ यहाँ से, यहाँ से अगर मैं इस तरीके से ट्राइंगल बनाऊं तो ये जो इसका डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, v2 इंटू डी टी, है ना। ये वाला हमारे पास आ गया v2 इंटू डी टी। ये वाली हाइट कितनी है? ये वाली हाइट है हमारे पास R2 के बराबर। ऑलराइट, तो ये जो छोटा सा एरिया है, जो एरिया इसने स्वीप किया है, डी ए की वैल्यू कितनी जाती है? देखो, डी ए इज इक्वल टू हाफ इंटू R2 इंटू v2 इंटू डी टी। यहाँ से हमें क्या मिलता है, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू हाफ R2 v2। अच्छा, यहाँ पर ऊपर नीचे m और m से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाता है हमारा एंगुलर मोमेंटम, विच इज इक्वल टू L अपॉन 2m। एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट है, पार्टिकल वो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं पे भी हो। एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सन देखोगे तो उसकी वैल्यू फिक्स है L के बराबर, और ये 2m ये भी फिक्स है। तो एक्चुअली अब ये इसका डेरिवेशन नहीं हुआ, ये तो सिर्फ इस पॉइंट के लिए हुआ, लेकिन हमें समझना ये है कि इस एरिया की बात हो रही है। यहाँ पर जो एरिया स्वीप होता है, अगर मैं सेम इंटरवल ऑफ टाइम लूँ तो यहाँ पर, है ना, यहाँ पर एक्चुअली वेलोसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पर इस तरीके से ये वाला जो एरिया है, ये दोनों एरिया सेम इंटरवल ऑफ टाइम में बराबर होंगे। इससे हमें ये भी पता चलता है यहाँ जितना आप दूर होगे उतनी आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो बेसिकली ये एरियल लॉ जो है वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को ही लिखने का दूसरा तरीका हो गया।
केपलर्स थर्ड लॉ इज द लॉ ऑफ पीरियड्स। इसमें क्या बोला गया है, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। दिस वॉज फॉर सर्कुलर ऑर्बिट्स। अब यहाँ पर इलिप्टिकल ऑर्बिट है तो यहाँ पर भी कुछ सिमिलर लॉ निकल के आता है। पहली बात तो यहाँ पर इस बार रेडियस हमारे पास नहीं होता है, हमारे पास ये वाली एक लेंथ होती है जिसको हम बोलते हैं ए, उसको हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। ये होती है हमारे पास पूरी मेजर एक्सिस, ये होती है हमारे पास पूरी माइनर एक्सिस। तो ये वाला डिस्टेंस हमारा हो जाता है सेमी मेजर एक्सिस। इसमें सन कहाँ है, सन किसी भी फोकाई पे हो सकता है, या तो यहाँ होगा, लेट्स से मैंने सन यहाँ बना दिया, या फिर वो इस तरफ भी हो सकता था, है ना। ठीक, तो इस बार ये था फॉर सर्कुलर ऑर्बिट्स। हमारे पास फॉर इलिप्टिकल ऑर्बिट जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। इस तरीके से आप देख सकते हो। और यहाँ पे भी जो हमारे पास रियल रिलेशन था एक्चुअली क्या था, सर्कुलर ऑर्बिट के लिए अगर मैं बात करता था तो मेरे पास आता था टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम टाइम्स आर का क्यूब। इस बार हमारे पास वैल्यू आ जाती है टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम इंटू ए का क्यूब। और यहाँ पर ये मास किसका यूज होएगा, जो हमारे ये वाली बॉडी है, सन है, तो यहाँ पर एम इसका मास होगा। सैटेलाइट के मास से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अगेन ये हमने डेराइव किया हुई चीज़ है, ये केपलर ने ऑब्जर्वेशन से ही हमें बता दिया था। आप चाहो तो इलिप्टिकल कैलकुलेशंस करोगे तो इसको भी डेराइव कर सकते हो, पर हम वो सब नहीं करेंगे। Two planets A and B of equal mass are having their period of revolution T and TB such that TA is equal to 2 times TB. These planets are revolving in a circular orbit of radii RA and RB respectively. Which out of the following option would be the correct relationship of their orbits? अब ये इससे ज़्यादा सिंपल कोई सवाल नहीं हो सकता। हमें पता है टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, केपलर्स लॉ मान लो इसको, या फिर हम जो सर्कुलर वाला डिराइव किया था। वीडियो को पॉज करो, बताओ इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखो हमें यहाँ से पता चलता है टी ए अपॉन टी बी का जो स्क्वायर होने वाला है विल बी इक्वल टू आर ए अपॉन आर बी का स्क्वायर, सॉरी क्यूब होने वाला है। तो यहाँ पे टी ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 टाइम्स टी बी, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। यहाँ से हमारे पास आ जाता है आर ए का क्यूब इज इक्वल टू 4 टाइम्स आर बी का क्यूब। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। इस तरीके के सवाल बहुत बार पूछे गए। The minimum and maximum distances of a planet revolving around the sun are x1 and x2। तो हमें हमेशा इस तरीके की चीज़ों में पहले एलिप्स बना लेना। यहाँ पर लेट्स से हमारा सन यहाँ पर है m, तो हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये है x1 और ये वाला डिस्टेंस है हमारे पास x2। ऑलराइट, हम इन्हीं डिस्टेंस पे क्यों बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो होता है ना वेलोसिटी एक्चुअली डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वेलोसिटी तो होगी अलॉन्ग द टेंजेंट, ये अब परपेंडिकुलर नहीं बची, इसलिए यही दो हमारी खास वैल्यूज होती हैं। लेट्स से ये यहाँ पे प्लैनेट इस तरीके से सैटेलाइट हमारा चक्कर लगा था, यहाँ पे वेलोसिटी होगी v1, यहाँ पर वेलोसिटी होती है v2। जितनी दूर होता है उतनी ज़्यादा वेलोसिटी उतनी कम हो जाती है ना, जितना पास होते हैं वेलोसिटी उतनी बढ़ जाती है। ऑलराइट, इफ़ द मिनिमम स्पीड ऑफ द प्लैनेट ऑन इट्स ट्रैजेक्टरी इज v0, तो एक्चुअली सबसे ज़्यादा जब डिस्टेंस होता है उसी वक्त सबसे कम स्पीड होती है ना। इसको आप समझ भी सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट कराओ, जितना ज़्यादा दूर होगे पोटेंशियल एनर्जी उतनी बढ़ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी उतनी कम हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे v2 की वैल्यू हमें दी हुई है, इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू v0। तो मैक्सिमम स्पीड कैसे पता कर सकते हो, यहाँ पे हमें क्या करना होता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बहुत कुछ मैंने बता दिया, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। करेक्ट आंसर है डी। देखो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होएगा तो एम वी आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होने वाला है, यानी कि m इंटू वी वन इंटू एक्स वन विल बी इक्वल टू m इंटू वी नॉट इंटू एक्स टू। यहाँ से मास कट जाएगा, हमारे पास v1 की वैल्यू जाती है v नॉट x2 अपॉन x1। ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान सवाल।
ग्रेविटेशन का ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है एक छोटे से क्रैश कोर्स का। 1 महीने में 2-2 घंटे की क्लासेस होंगी और उसमें आप कंप्लीट फिजिक्स को कवर कर लोगे। हर एक टॉपिक को कवर किया गया है विद रेलेवेंट क्वेश्चंस। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको ज़रूर चेकआउट करना। साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करो ताकि हम मिले व्लॉग्स में या फिर अगले वीडियो में, कहाँ जहाँ भी आ जाओ, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कर देना, कुछ भी कमेंट कर देना यार, कुछ तो कर दो, नहीं तो यूट्यूब की गहराइयों में डूब जाता हमारा वीडियो। थैंक यू सो मच।